ए के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट में तो 35 ए के खिलाफ आप थे ही। एकजुट जम्मू भी एक इंटरवीनर के तौर पे 35 ए के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट में था। तो उसके बाद 370 और 35 ए पार्लियामेंट के माध्यम से सरकार ने खत्म किया। जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके का दबाव बना, जब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती थी, जिस तरीके की एक गैल्वनाइजेशन हो जाती थी पूरे भारत में, अल्टीमेटली ध्वस्त हुआ। लेकिन आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट करने के बाद इस इस्लामिक स्टेट, इस नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट का केवल लीगल ढांचा तोड़ा गया, यानी डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट को ध्वस्त किया गया। डी फैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है। आर्टिकल 370 और 35 से जिस दिन खत्म किया गया था, एकजुट जम्मू ने सरकार को यह चेताया था कि यह केवल पहला कदम है, आपको 10 कदम और आगे बढ़ाने हैं। इस इस्लामिक स्टेट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो स्टेट एपरेटस पे इस्लामिस्ट का कब्जा है, इस स्टेट एपरेटस में जो इस्लामिस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट किए गए हैं, फॉर्मुलेशंस प्लांट की गई हैं, स्टेट प्रेफरेंसेस जो डिफाइन की गई हैं कलेक्टिवली, जिसे आप डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट कहे, उसे भी आपको ध्वस्त करना पड़ेगा। उसके लिए 10 कदम आपको उठाने हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखने को मिली कि आर्टिकल 370 और 35 के खात्मे के बाद सरकार उस दिशा में बढ़ने लगी जिस दिशा में जाके सरकार 370 और 35 को बैकडोर से री एंटर कर दे। सरकार ने 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने के बजाय रिवर्स डायरेक्शन में अपनी यात्रा शुरू करके बैकडोर से 370 और 35 को रीइंट्रोड्यूस करने का काम किया। पहली इंस्टेंस आते ही कश्मीरी लीडरशिप की डिमांड पे डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई, आर्टिकल 35 से भारत संघ के नागरिकों को यही तो समस्या थी कि जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, जम्मू कश्मीर में कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, लैंड नहीं खरीद सकता, अपने बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा सकता। यही तो समस्या थी। आर्टिकल 35A यही तो प्रोवाइड करता था। यहां की विधानसभा को ऐसा कानून बनाने की क्षमता देता था कि अगर वो कानून भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करे तो भी किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी यहां की विधानसभा को आर्टिकल 35A इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू करने की पावर भी प्रोवाइड करता था। तो इन्होंने 35 से तो खत्म किया, लेकिन उसके चंद महीनों के बाद कश्मीरी लीडरशिप, इस्लामिस्ट लीडरशिप के दबाव में आके डोमिसाइल का कानून इंट्रोड्यूस कर दिया। 15 साल का समय है। आज की डेट में भी यहां पे जमीन और नौकरियां बाहर का व्यक्ति, हमारे देश का नागरिक नहीं खरीद सकता। डोमिसाइल बनवाने की जो कंडीशंस हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट हैं कि आपका नहीं बनेगा। 15 साल तक व्यक्ति को इंतजार करना पड़ेगा। हिंदुस्तान की नागरिकता अगर किसी विदेशी को लेनी है तो 11 साल में नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के जरिए ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि ये डोमिसाइल कानून आ गया तो ये 35 से भी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग आप मान लीजिए, ऐसा इन्होंने एक लीगल स्ट्रक्चर यहां पे खड़ा कर दिया। तो पहला कदम उठाया 35 और 370 को बैकडोर से रीएंटर करने में। दूसरा कदम 370 और 35 से इसलिए खत्म करना आवश्यक था क्योंकि अलगाववाद को बढ़ावा देता था, क्योंकि 370 और 35 से इस इस्लामिस्ट रेजीम को नरिश करता था, प्रोटेक्ट करता था। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी कि ये डोमेन, स्पेशल डोमेन, एक इस्लामिस्ट डोमेन की तरह ही चलेगा। तो यह माना जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रवादी समाज बैकफुट पे है, जम्मू कश्मीर में नेशनलिस्ट पॉपुलेशन जो ह्यूमिलिएशन फेस कर रही है, जम्मू कश्मीर में जो पावर सेंटर कश्मीर में स्थापित है, जम्मू कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर बनता है वो अलगाववादी बनता है, अलगाववादियों का समर्थक बनता है, अलगाववादियों द्वारा स्टैम्ड व्यक्ति लगता है, वही पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता हासिल कर पाती है जो प्रो सेपरेटिस्ट हो। तो इस निजाम में कुछ चेंजेस आएंगे। यानी 370 और 35 के खात्मे के बाद पावर सेंटर कश्मीर से हटके जम्मू संभाग में आएगा, राष्ट्रवादी समाज के पास आएगा। तो आप देखिए, उस पर्पस को भी डिफीट करने के लिए, इस उद्देश्य को डिफीट करने के लिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में जो नया चुनाव अब करवाया जाएगा, यह नया चुनाव करवाने के लिए डिलिमिटेशन करवाई जाएगी, यानी सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा। कौन सी सीटें? विधानसभा की सीटें।
एमएलए की जो सीट है उन्हें रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, उनका परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन की जाएगी। तो सरकार ने निर्णय लिया कि ये जो डिलिमिटेशन की जाएगी ये 2011 के सेंसस के आधार पर की जाएगी। अब 2011 के सेंसस के आधार पर एकजुट जम्मू ने जितनी लड़ाई लड़ी है वो सब पब्लिक डोमेन में है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी मजबूर हो गई ये पोजीशन लेने में कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। मुसलमानों की पॉपुलेशन, कश्मीर वैली की पॉपुलेशन गलत तरीके से बढ़ाई गई है। तथ्यों के साथ जब हमने पब्लिक डोमेन में ये सब अपनी बातें रखी तो भाजपा को भी ये आधिकारिक तौर पे लिखित रूप में डिलिमिटेशन कमीशन को देना पड़ा कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, एंटी नेशनलिस्ट है, एंटी जम्मू है और गलत तरीके से कश्मीर को पावर बैलेंस में, ये इस पावर स्पेक्ट्रम में डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर देता है गलत आधार पे। हमारी डिमांड थी कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाई जाए, अगर करवानी भी है। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया, चूंकि 370 और 35A को रिवर्स या बैकडोर से रिंट्रोड्यूस करने की प्रक्रिया चल रही है, इन्होंने ये कहा कि हम 2011 के सेंसस के आधार पर ही करवाएंगे। रिजल्ट, सत्ता पुनः कश्मीर में ही केंद्रित रहेगी। रिजल्ट, चीफ मिनिस्टर वही प्रो सेपरेटिस्ट व्यक्ति बनेगा, क्योंकि अगर सेंसस कश्मीर के फेवर में है गलत तरीके से, नंबर्स उनके अधिक हैं, तो अधिक सीट्स कश्मीर को मिलेंगी। जम्मू संभाग जो राष्ट्रवादी समाज है, संभाग है, यहाँ का समाज जो राष्ट्रवादी समाज है वो पुनः डिसएम्पावर्ड रहेगा। तो ये दूसरा तथ्य। तीसरा, 370 और 35A, क्योंकि मैंने बताया कि एक इस्लामिस्ट डोमेन की तरह जम्मू कश्मीर को निर्मित करता था, इसलिए जम्मू कश्मीर में लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट, हिंदू बहुल क्षेत्रों को हिंदू माइनॉरिटी क्षेत्र में कन्वर्ट करना, मुसलमानों को वहां पे बैठा के, जमीनों पे बैठा के, स्थापित करके, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस रहा। जम्मू कश्मीर में अभी भी लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक असॉल्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस ही है। अब मैं किस आधार पे ये कह रहा हूं, देखिए सुनिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसेस था, यानी स्टेट अपरेटस ही इस्तेमाल किया जाता था जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए। तो कैसे? कानून बना के। कौन सा कानून बना के? J&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट, जिसे पॉपुलरली रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। कानून बनाया गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, स्टेट इंस्ट्रूमेंटलिटीज के जरिए कानून बनाया गया कि जम्मू संभाग में, जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लैंड है, सरकारी भूमि है, वो उसके एनक्रोचर को दे दी जाएगी। और बड़ी संख्या में हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में रोशनी एक्ट के माध्यम से बहुत बड़ा भूभाग मुसलमानों को दे दिया गया, सरकारी जमीन का, गैर कानूनी तरीके, इलीगल तरीके से। इस कानून को मैंने चुनौती दी 2014 में, PIL टाइटल्ड अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ J&K एंड अदर्स, PIL 41/2014। 6 वर्ष संघर्ष किया। अक्टूबर 2020 में इस कानून को ध्वस्त करवा दिया। इस कानून के तहत किया गया जितना भी आवंटन था वो निरस्त हो गया जी। म्यूटेशन कैंसिल हो गई। हाई कोर्ट ने ये निर्देश जारी कर दिया कि आप ये सारी जमीनें वापस लेंगे। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया? ये डेमोग्राफिक असॉल्ट पे इतना बड़ा प्रहार था, हमने इनका लेजिस्लेटिव टूल, लेजिस्लेटिव जिहाद, उसे ध्वस्त कर दिया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो लोग इस कानून के खिलाफ, इस जजमेंट के खिलाफ गए, उनके फेवर में जाके ये कह दिया कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नंबर 1। सेकंड, इस जजमेंट के खिलाफ इसी सरकार ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, जिस रिव्यू पिटीशन के जरिए सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया कि उन्हें रोशनी एक्ट में पास की गई जजमेंट इंप्लीमेंट ना करनी पड़े, यानी जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन को स्टॉल कर दिया, रोक दिया। यानी डेमोग्राफिक असॉल्ट, लैंड जिहाद के प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया, उसे आगे ही बढ़ाने का कार्य किया। उसका जो लेजिस्लेटिव टूल हमने ध्वस्त किया था, उस ध्वस्त की चीज को पुनर्जीवित करने का कार्य सरकार ने किया। वैसे ही रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जो एक्सक्लूसिवली हिंदू मेजॉरिटी एरियाज में है, वहां से भी उन्हें भगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अराउंड सुंजवा मिलिट्री कैंप, नगरोटा मिलिट्री कैंप, यहाँ पे इन इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स को, जो रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज हैं, सरकारी तंत्र ने यहाँ पे स्थापित किया, सरकारी तंत्र ने यहाँ पे बैठाया, अपने दफ्तरों में, अपने एरियाज में इन्हें एम्प्लॉयमेंट तक की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की। इसके अलावा जम्मू
संभाग में जितने भी जंगलात हैं, फॉरेस्ट्स हैं, लैंड्स हैं, हमने हाई कोर्ट में रिपोर्ट्स मंगवाई, उन सब पे एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों को ओवरवेलमिंगली बैठाया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक रिपोर्ट दाखिल की गई बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ऑफ जम्मू, तमाम मेंबर्स थे उसके, डिप्टी कमिश्नर। रिवर तवी, रिवर बेड्स पे एनक्रोचमेंट की मैंने बात की, रिवर तवी जिसे मां का दर्जा हासिल है, जम्मू की म्युनिसिपल लिमिट्स में उस रिवर तवी की रिवर बेड पे किन लोगों का कब्जा है? 668 लोगों की लिस्ट बना के हाईकोर्ट के सामने पेश की गई, 667 उसमें से मुस्लिम्स। और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शंस, प्रॉपर कॉलोनीज सेटअप करना, ये सब सरकारी एजेंसीज ने किया। जम्मू संभाग में एम्स बनना था, एम्स के लिए जो जगह चिन्हित की गई, उस जगह पे हजारों की संख्या में मुसलमानों का इलीगल कब्जा था। सरकार ने उस इलीगल कब्जे को हटाने के बजाय निर्णय यह किया कि इन सब इलीगल एनक्रोचर्स को हम बगल में ही 10-10 मरले के एक कनाल के प्लॉट्स काट के देंगे, उनके नाम पे ओनरशिप देंगे, ताकि ये लोग इस जगह को छोड़ दें और हम यहाँ पे एम्स कंस्ट्रक्ट कर सकें। ये भी एक पॉलिसी थी, ये भी एक सरकार की पॉलिसी थी। सरकारी जमीन इस तरीके से भी दी गई और डेमोग्राफिक असॉल्ट को आगे बढ़ाया गया। ये निरंतर अभी चल रहा है। ये सब निर्णय 370 और 35A के खात्मे के बाद के निर्णय हैं। तो माइनॉरिटी राइट्स की आप बात कीजिए, शुरू में आपने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में मैं गया, 2018 12 मार्च 2018 में ये जजमेंट करवाई कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। चलिए समझ लेते हैं कि 2018 में 370 35 से खत्म नहीं था तो दिक्कतें थी। 370 और 35 से खत्म होने के बावजूद भी सरकार ने नॉन मुस्लिम को, हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को यहाँ पे माइनॉरिटी स्कीम्स के तहत जो बेनिफिट्स मिलते थे वो नहीं देने दी। अभी भी इलीगल तरीके से मेजॉरिटी कम्युनिटी यानी मुस्लिम समुदाय को जम्मू कश्मीर में ये माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस कश्मीर वैली के मुसलमान को हासिल है, इसे इस्तेमाल करके वो यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज के जरिए कश्मीर की सेसेशनिज्म की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा पाता है। क्योंकि यूएन चार्टर के हिसाब से ह्यूमन राइट्स केवल माइनॉरिटी कम्युनिटीज को अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे झूठी खबरें लगा के, पुलिस एक्सेसेस की अनरिबटेड एक वन साइडेड वर्जन्स लगा के, वो सबूत इकट्ठे करके, थोड़े बहुत जो मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस है वो इकट्ठा करके माइनॉरिटी स्टेटस लेके ये दुनिया के सामने जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जम्मू में, कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो है वो माइनॉरिटी में है और ये ह्यूमन राइट एक्सेसेस हो रही हैं। इंडिया सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर है यूएन का, तो वायलेशन की कोई भी बात आती है तो इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर करते हैं। कश्मीरी अलगाववादी मुसलमान की सपोर्ट में यूएन और यूएन एफिलिएट एजेंसीज खड़ी हो जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आधार पे, और इस तरीके से अलगाववाद की स्ट्रगल को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलती है। अब ये इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण ही है। इंटरनेशनल सपोर्ट जम्मू कश्मीर की अलगाववाद की स्ट्रगल को अगर है तो इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने माइनॉरिटी स्टेटस मेजॉरिटी कम्युनिटी को देके रखा है डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, और ये निरंतर इस समय चलता आ रहा है। तो देखिए ये सारी चीजों के पीछे कारण एक है। मैं आपको एक मंत्र ये दे दूं कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। राज्य राष्ट्र के खिलाफ है। इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट्स इंडियन स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि 1947 में जब इस स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी को जन्म दिया गया था तो इसका टेक ओवर हो गया था। इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन और इसे राष्ट्र से विमुख कर दिया गया। इसीलिए गोहत्या पे कोई कानून नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई कानून नहीं है, इसीलिए सेलेक्टिवली हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा किया जाता है, हिंदुओं के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर किया जाता है, लूटा जाता है, उसे पिकनिक डेस्टिनेशन के तौर पे खड़ा किया जाता है। ये तमाम सारी ऐसी, और समय समय पे ये चीजें सामने आती रहती है कि कोई भी सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट का मामला हो, हिंदू सनातन इंडिक सिविलाइजेशन का मामला हो, इंडियन स्टेट हमेशा होस्टाइल रहेगी। छोटी छोटी एग्जांपल्स आप देख लीजिए, चाहे वो सड़कों पे नमाज पढ़ने की बात हो, उसे कंपेयर करें हिंदू फेस्टिवल्स के साथ, हिंदू फेस्टिवल्स पे बैन लगाने की बात हो, उस पे स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की ओरिएंटेशन आप देख लें,
तमाम जगहों पे आपको मिलेगा कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन नेशन, इट इज होस्टाइल टुवर्ड्स द इंडियन सिविलाइजेशन बिकॉज इट हैज बीन टेकन ओवर फ्रॉम विद इन। तो वी एज एन इंडियंस, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट एपरेटस में करेक्शंस करें टू अ लेवल वेयर ये इन सिंक विद इंडियन नेशन आके तो कार्य करें। देखिए, जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जहां से पाकिस्तान के गजवाए हिंद की लड़ाई शुरू होती। पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स कहते हैं कि फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर गजवाए हिंद टू हैपन। गजवाए हिंद होने के लिए, करने के लिए, रेड ऑफ इंडिया करने के लिए फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज इंपॉर्टेंट। विद इन दैट फॉल ऑफ जम्मू इज क्रिटिकल। और पाकिस्तानी जनरल्स अपने किताबों में, जो ऐसे ब्रिगेडियर एस एम मलिक की आप किताब पढ़े, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, या फिर आप पाकिस्तानी आर्मी के जर्नल्स पढ़ें, उनका टारगेट यह है कि अगर आपको हिंदुस्तान पे फतेह हासिल करनी है, हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करना है, तो आपको हिमालय का इस्लामीकरण करना है। क्योंकि जब तक हिमालय का इस्लामीकरण नहीं होगा, सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो पाएगा। 800 साल मुसलमानों का राज रहा, उनके लिए ये पहेली है, ये धरती, ये भूभाग पूरे तरीके से इस्लामाइज क्यों नहीं हो पाया। उसके लिए यूनिवर्सिटी में रिसर्च की जाती है, स्टडीज की जाती है, और अंततः उन्होंने पाया कि अगर भारत का इस्लामीकरण करना है तो सनातन का इस्लामीकरण करना पड़ेगा। सनातन का इस्लामीकरण करना है तो हिमालय का इस्लामीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अमरनाथ जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, वैष्णो देवी जी का इस्लामीकरण नहीं होगा, हिमाचल के मंदिरों का, मठों का इस्लामीकरण नहीं होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम का इस्लामीकरण जब तक नहीं होगा, केदारनाथ या बद्रीनाथ, उत्तराखंड का इस्लामीकरण जब तक नहीं होगा, तो सनातन का इस्लामीकरण नहीं हो सकता। सो इस्लामाइजेशन ऑफ हिमालयाज के कॉन्टेक्स्ट में ये डेमोग्राफिक असॉल्ट का प्रोसेस भी चल रहा है, जिसे इंडियन स्टेट फैसिलिटेट कर रही है, क्योंकि इंडिक सनातन सिविलाइजेशन को ध्वस्त करना रेड ऑफ इंडिया के जरिए, गजवाए हिंद के जरिए, वो टारगेट है। तो मुझे बताइए, अगर डेमोग्राफिक असॉल्ट को इंडियन स्टेट एपरेटस ही फैसिलिटेट करे, इस प्रोसेस के खिलाफ की गई लड़ाई में इंडियन स्टेट एपरेटस ही हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तो क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि इंडियन स्टेट राष्ट्र से विमुख हो चुकी है? तो एज ऑन डेट इतनी गंभीर समस्याओं को लेके जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये परिस्थिति है। 370-35 से खत्म करना मात्र एक एबरेशन थी, और मुझे लगता है कि पूरे देश को अब इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 370 और 35 से खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बदली नहीं है, बल्कि वर्स्ट हुई है। क्योंकि 370 और 35 से खत्म करने से इन्होंने इस्लामिस्ट्स को एनॉय किया, नाराज किया, और अब सरकार का ये रुख बन पड़ा है कि इस्लामिस्ट्स को, जिहादिस्ट को नाराज नहीं करना है, उनके दिल जीतने हैं, उनका विश्वास जीतना है। जिस विश्वास जीतने की प्रक्रिया में ये इंडिक सिविलाइजेशन के, राष्ट्रवादियों के कोर इंटरेस्ट को जेपरडाइज करते हैं। जम्मू राष्ट्रवादी है, लेकिन इंडियन स्टेट की पॉलिसी पैराडाइम जो नेहरू के समय से, नेहरूवियन काल से जो स्टेट पैराडाइम है जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू संभाग सेकंड क्लास रहेगा, नेशनलिस्ट संभाग होस्टेड रहेगा, सबजुगेटेड रहेगा, कश्मीर के कॉलोनी रहेगा, अभी भी वही चल रहा है। एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। अंकुर भाई, ये जो खासतौर से जो दलितों का मामला था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वहां रह रहे थे, तो अगर 15 साल उनके ऊपर भी अप्लाई किया जा रहा है कि अगर वो रहेंगे, वो तो वहां पिछले 1957 से रह रहे हैं, उनको भी नागरिकता नहीं मिली। जो बात आपने डोमिसाइल की कही है कि वो जो रूल बनाया है, तो 15 साल का डोमिसाइल का रूल, तो वो जो आपके माइग्रेंट पाकिस्तान से आए थे लाखों में थे, वो जो उनको उनके ऊपर भी अप्लाई कर दिया गया है। जिस दिन से ये लागू होगा, उन 2019 से 15 साल काउंट होंगे या पिछले 50 साल से काउंट होंगे? कब से काउंट हो रहे हैं? नहीं, ये पिछले 50 साल से ही होंगे। आप वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं। ये वो रेफ्यूजीज थे जो 1947 में वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, पंजाब के हिस्से से आए थे। जम्मू कश्मीर जो उस समय प्रिंसली स्टेट थी, उसका जो पोर्शन पाकिस्तान में था, वहां से नहीं आए थे, बल्कि पंजाब के एरिया से आए थे, जो यहाँ से सटता था, तो इन्हें यहाँ पे स्थापित किया गया था। इन्हें भी अभी डोमिसाइल बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इन्हें भी जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं,
सरकारी नौकरियों में अनरिटन तरीके से स्टेट सब्जेक्ट की डिमांड की जाती है, इन्हें उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ये डोमिसाइल के लिए क्वालिफाई करते हैं, इनके तो 15 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन इनकी डोमिसाइल को बहुत सारी सरकारी नौकरियों में माना नहीं जा रहा। स्टेट सब्जेक्ट खत्म होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर का सरकारी तंत्र स्टेट सब्जेक्ट की डिमांड करता है। स्टेट सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट जमीन खरीदने के लिए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह रहा हूं, और दिन में कम से कम 2 व्यक्ति मुझे फोन करके ये कानूनी सलाह मांगते हैं कि हमारे पास डोमिसाइल है, हम यहाँ पे पिछले 25, 30, 35, 40 साल से रह रहे हैं, हमने जमीन खरीदनी है। जमीन खरीदने के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट फर्द इंतखाब होता है, वो इशू नहीं किया जाता क्योंकि उसके लिए स्टेट सब्जेक्ट मांगा जाता है। और ये विषय पहले भी हमने कई बार उठाया। तो मैंने जैसा आपको बताया कि देखिए, केवल इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी ध्वस्त हुई है, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट अभी भी एग्जिस्टेंस में है, और करंट स्टेट अपरेटस उस डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट को नरिश, प्रोटेक्ट और एम्पावर भी कर रहा है। तो इस खासतौर से इस इशू के ऊपर और दलितों के इशू के ऊपर ये जो हिंदू लीडरशिप है, जो खासतौर से जम्मू ज्यादातर बेस्ड है, और इसके नेता बड़े ताव में आस्तीन चढ़ा चढ़ा करके बयान देते हैं, जमीनी हकीकत पे इस पे क्यों नहीं बोलते ये लोग? क्या इनकी मजबूरी है कि ये एक तरीके से रटी रटाई बातें बोलते हैं, और पुलवामा में अटैक होगा तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन चाहे वेस्ट पाकिस्तानी हो, चाहे दलित हो, जो आप कह रहे हैं कि वो एपरेटस जो है सबके बावजूद भी इनसे वो कागज मांगता है, तो उसके लिए तो कोई हमको लड़ता नजर नहीं आ रहा है। तो क्या है ये? दिखावा है, ड्रामा है, हिंदुओं को लेकर के हिंदू लीडरशिप ही कंफ्यूज है, हिंदुओं के जो तथाकथित ठेकेदार हैं वही कंफ्यूज हैं। वेयर इज द प्रॉब्लम? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि जो बात आप इतनी साफगोई के साथ, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ रख रहे हैं, तथ्यों पर रख रहे हैं, क्या इसके बावजूद भी वो जम्मू में जो लोग हैं, जिन्हें मैं अक्सर टेलीविजन पे देखता हूं, ऐसा लगता है आते हैं, रटी रटाई बातें करते हैं, उसमें एक्स एफ चीफ